अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा प्लीज़ रिप्लाई कर दें। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अभी मैंने माइक खोला है, माइक मेरा बंद था और हम कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। अब आएगी इंशाल्लाह आवाज़ आपको। ठीक है जी, ओके, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और बाकी लोग भी बता दें आवाज़ मेरी आ रही है आप तक। बाकी लोग भी मुझे बता दें क्लियर है वॉइस। ठीक है जी, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने मेंशन है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन जो है ये टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें कोई डेरिवेशन या मैथमेटिकल वर्किंग नहीं, ये प्योर थ्योरी का टॉपिक है। और एग्जाम्स में ये शॉर्ट में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, लॉन्ग में आने के चांसेस इतने नहीं होते। लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो पहले हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एग्जाम में सवाल किस तरीके से आएगा, तो आपने कैसे करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, और हम आपकी वीडियो ऑन है, वीडियो बंद कर दें और हम, ठीक है, और हम वीडियो बंद कर दें आप अपनी। अच्छा जी, अब आ जाए फ्रिक्शन के टॉपिक पे। अब जरा पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें, अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखें, अगर आप किसी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखें और फिर आप इसको स्लाइड करना चाहें, तो आप इधर से फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को कहते हैं कैपिटल एफ। ये कहलाती है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स ये वो फोर्स है जो कि आप बॉडी पर लगा रहे हैं ताकि बॉडी को आप इस सरफेस पे चला सकें। जब आप ये फोर्स लगाते हैं और बॉडी को सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, जब आप ये फोर्स लगाते हैं और बॉडी को सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि सामने से कोई फोर्स है जो कि इस बॉडी की मोशन को रेजिस्ट कर रही है। तो ये जो फोर्स होती है, जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि भाई सामने से एक फोर्स है जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है, इस फोर्स को हम स्मॉल एफ से मेंशन करते हैं और ये फ्रिक्शन कहलाता है। तो अगर आसान लफ्जों में इन शॉर्ट कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी को किसी सरफेस पे स्लाइड किया जाता है, तो एक ऑपोजिट फोर्स होती है जो कि उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करती है या मोशन के खिलाफ रेसिस्ट करती है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? इसका रीजन ये है कि देखें, जब आप किसी भी सरफेस पर आपने कोई बॉडी रखी तो आपको ऐसा नजर आएगा कि भाई ये बॉडी ऐसे रखी हुई। लेकिन अगर आप इसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखें तो फिर आपको ये नजर आएगा कि ये जो सरफेस है ना, इसमें ऐसे रफनेस होती है। तमाम सरफेसेस को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको ऐसा नजर आएगा। और जो बॉडी आप रखेंगे उसमें भी ऐसे रफनेस होगी, उसके अंदर भी रफनेस होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आपको जब आप इसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अब क्या होगा? अब होगा ये कि सरफेस की रफनेस और जो बॉडी की रफनेस है वो एक दूसरे के अंदर ग्रिप हो जाएगी। और ये ग्रिप होने की वजह से, ये ग्रिप होने की वजह से जब आप यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि सामने से रेजिस्टेंस इसको मिल रही है। तो अब इसका कंक्लूजन ये है कि जो फ्रिक्शन होती है, यार अपना क्या नाम है अरहम, मैंने पिछली क्लास में भी 2-3 दफा रिक्वेस्ट की है आपसे कि जब मैं कोई चीज समझा रहा हूँ, जब मैं कोई एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सवाल थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए रोक लें। मैंने पिछली 2-3 क्लासों में 3-4 दफा ये बात बताई है कि जब मैं किसी चीज को पूरा एक्सप्लेन कर लूँ तो फिर आप मुझसे जरूर सवाल 1 नहीं 10 करें। लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ तो बीच में मैसेज आता है, फिर मुझे रोक के मैसेज देखना पड़ता है, फिर बीच में एक सवाल आ जाता है। तो ये प्लीज जरा तमाम बच्चे ये ख्याल रखें कि जब मैं किसी भी प्रोसेस को, ठीक है ना, हाँ, जब मैं किसी भी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो पहले आप मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 90% तो इंशाल्लाह ये होगा कि आपके जहन में जो सवाल है ना वो कवर हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आप लास्ट में पूछ लें, क्योंकि फिर सारा मेरा फ्लो टूट जाता है। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा था कि दुनिया में जितनी भी सरफेसेज हैं, अब देखें ना, जो सवाल अरहम ने पूछा है वो मेरे समझाने में आगे आ रहा था। तो उन्होंने सवाल पूछा कि हर सरफेस पे होगा, तो अब मैं यही बात समझाने लगा था। मैं यही समझा रहा था कि दुनिया में कोई भी सरफेस ऐसी नहीं है जिसको आप माइक्रोस्कोप से देखें और आपको वो सीधी नजर आए। हर सरफेस पर कुछ ना कुछ रफनेस होती है, कम ज्यादा का फर्क होता है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पर
सैंड है, रेत है, हो सकता है उसमें आपको रफनेस ऐसे दिखाई दे, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप देखें शीशा, गिलास, तो हो सकता है आपको ऐसे नजर आए, यानी काफी कम नजर आए। अगर आप आइस देखें तो हो सकता है कि उसमें आपको और कम नजर आए। तो कम या ज्यादा का फर्क होता है, यानी बहुत सारी सरफेसेस ऐसी होती हैं जिसमें रफनेस जो है बहुत कम होती है, जैसे कि मार्बल है, गिलास है, आइस है, इन सब पर रफनेस बहुत कम होती है, तो इन चीजों की फ्रिक्शन बहुत ही कम होती है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पे रफनेस बहुत ज्यादा होती है, मिसाल के तौर पे जैसे रेत है, ठीक है ना, रेत में सबसे ज्यादा होती है। तो इस लिहाज से फ्रिक्शन ज्यादा और कम हो सकती है, लेकिन दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी फ्रिक्शन जीरो हो। जीरो फ्रिक्शन किसी चीज पे नहीं होती, यानी फ्रिक्शन लेस कोई चीज नहीं होती। तो जब हम फिजिक्स की डेरिवेशंस में कुछ चीजों को फ्रिक्शन लेस बोल रहे होते हैं, तो वहां पर हम वो अज्यूम कर रहे होते हैं वो आइडियल कंडीशन होती है, वरना फ्रिक्शन लेस चीज दुनिया में कोई नहीं होती। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ तक जो बात बताई, अब देखिए जो फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने आएगी। तो देखिए डेफिनेशन क्या है जो मैं आपको भी समझा रहा था। क्या है डेफिनेशन? कि व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस, जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड करती है तो क्या होता है, देन ड्यू टू इट्स रफनेस, सरफेस की रफनेस की वजह से क्या होता है, एन ऑपोजिट फोर्स अप्लाइज ऑन द बॉडी, बॉडी पर एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होती है, एंड ट्राइज टू रिड्यूस द मोशन, और वो ऑपोजिट फोर्स क्या करती है, बॉडी की मोशन को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन एंड डिनोटेड बाय एफ। ये जो ऑपोजिट फोर्स होती है इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, और इसको हमेशा स्मॉल एफ से मेंशन किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लेकिन पहले अभी सारे लोग ना इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। आप सारे लोग फ्रिक्शन की डेफिनेशन नोट करें, ये डेफिनेशन नोट करें आप, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। पहले आप ये नोट करें, सब लोग ये नोट करें। हाँ बेटा, डेफिनेशन नोट किया आप लोगों ने इसकी? हाँ जी, फ्रिक्शन की डेफिनेशन नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा जी, ठीक है, बाकी लोग भी बताएं। ठीक है, ओके। अच्छा, बाकर हुसैन कह रहे हैं सर मुझे प्रीवियस लेक्चर मिल गई, मुझे प्रीवियस लेक्चर्स कब मिलेंगे, मुझे प्रीवियस लेक्चर्स कब मिलेंगे? बेटा ये आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सर निसार, उनसे बात कर रहे हैं। ये निसार साहब एक बच्चा कल नया आया है फर्स्ट ईयर की, वो कह रहा है प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो दोबारा चाहिए। ठीक है बेटा, ये मैं बाखर से बोल रहा हूँ। बाखर सर निसार जो है वो मेरे बराबर में ही बैठे हैं, मैंने उनसे
उनसे कहा है आप उनसे रब्ता कर लें। वो कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह आपकी ईमेल आईडी वगैरह जनरेट हो जाएगी तो वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस दे देंगे सारी, तो आप जो है उनसे रब्ता कर लें। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा, जब भी आप करना चाहें आज कल में उनसे कांटेक्ट कर लें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल कर देंगे। ठीक, अच्छा जी, अब जो है अब हम आगे चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब जरा सब समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब सब इधर देखिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बॉडी है, इस बॉडी को आपने एक सरफेस पे रखा हुआ है ना। सब बच्चे इस फिगर पे ध्यान करें जो राइट साइड पे बनी हुई है, यहाँ जो बनी हुई है इस पे ध्यान करें। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बॉडी है, इसको आपने एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जब हम इस बॉडी को स्लाइड करेंगे तो इस बॉडी पर कितनी फोर्सेज एक्ट करेंगी। अच्छा देखिए, इस पर होंगी टोटल 4 फोर्सेज। देखिए नीचे की तरफ डाउनवर्ड तो इसका वेट हो जाएगा, ठीक है जी, ये इसका वेट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर वेट को बैलेंस करने के लिए सरफेस देगी ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक फोर्स होगी कैपिटल एफ। अच्छा जी, अरहम का रेस हैंड हो गया। अरहम क्या कह रहे हैं, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अच्छा दूसरा यार आजान भी हो रही है, जरा 1 मिनट का ब्रेक ले लें, आजान हो रही है, 1 से 1.5 मिनट रुक गया, आजान हो रही है, फिर बात करते हैं।
अच्छा ठीक है बेटा, अब हम दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, मुबश्शिर ये कह रहे हैं कि सर प्लीज राइटिंग टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया करें वरना जल्दी में मुश्किल होती है। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को पहले राइटिंग टाइम देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ 2 दफा कि हाँ भाई सबने कर लिया, और अगर किसी ने नहीं किया तो मुझे बता दें तो मैं आगे जा रहा हूँ, फिर उसके बाद भी 1 आध मिनट रुका रहता हूँ। ठीक है ना? हाँ, तो फिर जब कोई कहता है कि नहीं सर वेट करें तो मैं रुक जाता हूँ फिर। तो मैं जब भी पूछूं अगर आप लिख रहे हो तो आप लिख दिया करें सर वेट, तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है? अच्छा, तो अब हम अपनी बात को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि भाई एक बॉडी है वो एक सरफेस पे रखी हुई है और हम उस बॉडी को स्लाइड करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं। देखिए, एक फोर्स तो नीचे की तरफ है जो इसका वेट है, दूसरी फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है कैपिटल आर जो ऊपर की तरफ है, तीसरी फोर्स है अप्लाइड फोर्स जो कि हम लगाएंगे, ये हमेशा कैपिटल एफ से मेंशन होगी, ये फोर्स हम लगाएंगे कि बॉडी को चला सकें, और सामने से आ जाएगी फ्रिक्शन। ठीक है जी, ये फ्रिक्शन आ जाएगी जो कि इसको अपोज करेगी। एग्रीड? तो जब भी किसी बॉडी को किसी सरफेस पे स्लाइड किया जाएगा तो हमेशा ये 4 फोर्सेस जो है वो इस पर एक्ट करेंगी। अच्छा, अब आप एक बात ये देखेंगे कि देखें अगर कोई सरफेस है तो उसके ऊपर मैंने एक ये बॉडी रखी है, ठीक है, और उसी सरफेस पे आगे मैंने एक इससे भारी ज्यादा बॉडी रखी। अब इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा कम, लेकिन इसको चलाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी। हालांकि देखें सरफेस तो एक ही है, एक ही सरफेस है, लेकिन हल्की बॉडी को चलाने के लिए फोर्स कम लगानी पड़ती है, और जिस बॉडी का वेट ज्यादा होता है उसको स्लाइड करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जिस बॉडी का वेट ज्यादा होता है तो ये सरफेस की रफनेस होती है ना, यहाँ पे रफनेस आ रही होती है। अब जिस बॉडी का वेट ज्यादा है तो वेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जमीन किसी बॉडी को जितनी फोर्स से नीचे की तरफ पुल कर रही है, खींच रही है, वो उसका वेट है। तो जिस बॉडी का वेट ज्यादा होगा तो जमीन उस बॉडी को नीचे की तरफ ज्यादा जोर से खींचेगी। जब ज्यादा जोर से खींचेगी तो जो बॉडी की रफनेस है वो सरफेस की रफनेस में ज्यादा मजबूती से ग्रिप हो जाए। तो जिस बॉडी का जितना वेट ज्यादा होता है वो रफनेस के अंदर, सरफेस की रफनेस के अंदर ज्यादा स्ट्रांगली ग्रिप हो जाती है, लिहाजा ज्यादा भारी चीजों को चलाने के लिए अप्लाइड फोर्स हमेशा ज्यादा होती है। तो ये जो अप्लाइड फोर्स होती है ये हमेशा बॉडी के वेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल एफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के वेट से। अब जब आप यहाँ पे वेरिएशन खत्म करते हैं तो फिर यहाँ पर आता है कांस्टेंट, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट इस तरह से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और इसको बोलते हैं म्यू, और ये कांस्टेंट कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? अच्छा, अब आपको पता है कि जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है, वेट जो है नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, तो आप जो है वेट की जगह नॉर्मल रिएक्शन भी रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वेट की जगह नॉर्मल रिएक्शन कर दें तो यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा। और अप्लाइड फोर्स जो होती है, हम जो फोर्स लगाते हैं वो तकरीबन सामने वाली फ्रिक्शन के इक्वल ही होती है। ठीक है ना? क्योंकि जितनी फ्रिक्शन आ रही होती है, जितनी भी फ्रिक्शन सामने से आ रही होती है, हम जो फोर्स लगाते हैं वो उससे जरा सी ज्यादा होती है बॉडी को चलाने के लिए। ठीक है ना? तो वो हमारी वाली जो फोर्स होती है वो बस इस फ्रिक्शन से हल्की सी ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो फोर्स है ये तकरीबन फ्रिक्शन के इक्वल है। तो हम इस कैपिटल एफ की जगह स्मॉल एफ यानी फ्रिक्शन भी रख सकते हैं, और राइट साइड पर क्या इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है जी? तो अगर आप इस आर को इधर ले आए तो फिर ये एफ अपॉन आर जो होगा ये इक्वल हो जाएगा म्यू के। तो यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कांस्टेंट रेशो होता है किस किस के बीच में, बिटवीन द फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है? सो वी कैन से दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट रेशो बिटवीन फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब मोहम्मद अम्मार ये कह रहे हैं कि सर एक दफा दोबारा बता दें कि एफ कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मैंने कहा ही नहीं, अभी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, मैंने ये थोड़ी बोला है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के वेट के। जिस बॉडी का वेट जितना ज्यादा होगा उसको चलाने के लिए, जिस बॉडी का वेट जितना ज्यादा होगा उसको चलाने के लिए आपको
बॉडी पर उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मैं ये बोल रहा हूँ। समझ आई आपको बात? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अरहम कहता है सर लास्ट दो स्टेप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, लास्ट दो स्टेप ये है कि मैंने आपको ये बताया कि भाई वेट जो है और वो क्या कहता है, मोहम्मद अफान क्या कहता है, और सर और जब अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्ट सेम होंगे तो क्या होगा। बेटा देखो, अभी मैं ये जो आपका सवाल है अच्छा सवाल है कि जब अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्ट सेम होंगे तो क्या होगा, ये मैं अभी जवाब थोड़ी देर में दूंगा, आप थोड़ा वेट करें। अभी मैं आपको फ्रिक्शन की काइंड्स बताऊंगा, अभी तकरीबन अगले 5-10 मिनट में ना आगे जाएंगे तो आपका ये सवाल वहां कवर हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप वेट करें। ठीक है, अभी कवर हो जाएगा सवाल थोड़ी देर के अंदर। और जो अरहम कह रहे हैं कि लास्ट दो स्टेप रिपीट कर दे, तो मैं ये कह रहा था कि भाई जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है, तो वेट की जगह नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। और जो अप्लाइड फोर्स होती है वो फ्रिक्शन की इक्वल होती है, यानी हम जो फोर्स लगाते हैं वो फ्रिक्शन से जरा सी ज्यादा होती है, तो वो जो जरा सी ज्यादा होती है तो हल्के से ज्यादा को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो तकरीबन फ्रिक्शन की इक्वल होती है, तो हम अप्लाइड फोर्स जो है ना उसकी जगह पे फ्रिक्शन रख देते हैं। और फिर इस आर को हम राइट साइड पे ले आते हैं, तो जो एफ अपॉन आर है वो म्यू के इक्वल हो जाता है, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट रेशो बन जाता है किस किस के बीच में, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ तक जो बात समझाई है, अब देखिए यही आपको सारा यहाँ पे आगे मेंशन इसमें नजर आएगा। लेकिन जो कुछ मैंने आपको समझाया अभी, आप जरा इसको एक दफा देख लें, तो फिर आप इसको नोट कीजिए। ये सब कुछ जो यहाँ लिखा हुआ है ये मैंने आपको अभी समझा दिया। ठीक है जी, अब आप देखें इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको ये बताया कि इन केस अ बॉडी स्लाइडिंग ओवर अ सरफेस फॉलोइंग फोर्सेज अप्लाई ऑन इट। ठीक है, जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड करेगी तो ये फोर्सेज अप्लाई। पहली क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज डब्ल्यू एक्स डाउनवर्ड, ये वाली हो गई। दूसरी मैंने क्या बताई थी, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज आर एक्स अपवर्ड, ये वाली हो गई। तीसरी क्या थी, अप्लाइड फोर्स, दैट इज कैपिटल एफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये अप्लाइड फोर्स है, ये उसी तरफ होगी जिधर बॉडी जा रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। चौथी क्या है, फ्रिक्शन, दैट इज स्मॉल एफ एक्स अगेंस्ट द मोशन, ये मोशन के अगेंस्ट होगी। चार फोर्सेज हो गई। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अप्लाइड फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के वेट से। ठीक है, फिर यहाँ कांस्टेंट आ गया, म्यू हो गया, फिर वेट की जगह आर रख दिया और अप्लाइड फोर्स की जगह स्मॉल एफ रख दिया, और ये फॉर्मूला आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि हेयर म्यू इज द कांस्टेंट रेशो, ये एन गलत लग गया, इसको हटा दीजिएगा। हेयर म्यू इज द कांस्टेंट रेशो बिटवीन फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये सारी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी अभी, ये नोट करें और ये फिगर बनाएं, ये पूरा आप नोट कर लें। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा अभी, जब आप लिख लेंगे तो आगे चलेंगे। ठीक है।
हाँ भाई, मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं। मुबश्शिर ने कहा डन। यार ये एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं सर आपने स्टार्टिंग 4 स्टेप्स में कैपिटल एफ लिखा है और लास्ट 2 स्टेप में स्मॉल एफ, मतलब फोर्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। यार मैंने तो 2 दफा बात बताई, मुझसे किसने पूछा भी, मैंने बताया कि हम जो फोर्स लगाते हैं कैपिटल एफ वो फ्रिक्शन के इक्वल होती है। मैंने अभी ये बात 2-3 दफा बताई है कि कैपिटल एफ जो है, मुबश्शिर सुन ले, कैपिटल, हाँ ठीक है ना, ओके, याद आ गया। अच्छा जी, अब मुझे 3-4 लोग, काफी लोग कह रहे हैं कि कर लिया है, तो बाकी जो लोग हैं वो मुझे बताएं। अगर कोई लिख रहा है अभी तो बता दें मुझे, अगर कोई राइटिंग कर रहा है तो मुझे बता दें। कहते हैं कर लिया, ठीक है, तो मैं आगे जाऊं फिर। हाँ जी, फिर मैं आगे जाऊं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएंगी फ्रिक्शन की काइंड्स। तो फ्रिक्शन की कई सारी काइंड्स होती हैं, 4-5 काइंड्स होती हैं फ्रिक्शन की, लेकिन मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा। शुरू में जो 3 काइंड्स हैं पहले वो मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए एग्जांपल ये, जरा सब मेरी बात समझेंगे। एग्जांपल ये है कि सपोज करेंगे एक सरफेस है और इस पर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है जी। अब सपोज करें कि ये सरफेस जो है, इस पे जो भी रफनेस आ रही है उसकी वजह से फर्ज कर लें कि भाई ये जो सपने सरफेस है, ये फर्ज कर लें कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फॉर एग्जांपल ये दे सकती है 10 न्यूटन, ठीक है जी, 10 न्यूटन ये फ्रिक्शन दे सकती है। अब आपको यहाँ से फोर्स लगानी है और आप फोर्स लगा के तो इस बॉडी को स्लाइड करेंगे। अब जब आपने फोर्स लगानी शुरू की तो फर्ज कर लें पहले आपने फोर्स लगाई 5 न्यूटन। जब आप 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन की जो फ्रिक्शन है वो इस तरफ अप्लाई होने लगेगी और वो आपकी फोर्स को कैंसिल कर देगी और बॉडी रेस्ट में रहेगी। अब आपने देखा कि भाई बॉडी मूव नहीं कर रही, तो आपने अपनी फोर्स बढ़ाई, आपने फोर्स को बढ़ा के 8 न्यूटन कर लिया, तो फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट करेगी और फ्रिक्शन भी अपने आप को 8 न्यूटन कर लेगी, आपकी फोर्स को बैलेंस कर देगी, बॉडी अभी भी रेस्ट में रहेगी। आपने कहा भाई बॉडी अभी भी नहीं चल रही, तो अब आपने क्या किया, आपने अपनी फोर्स को बढ़ा के कर दिया 10 न्यूटन। जब आपने 10 न्यूटन किया तो सामने से फ्रिक्शन ने भी अपने आप को बढ़ा के 10 न्यूटन कर लिया, ठीक है जी। अब क्या हुआ, इसके बाद अब आपने अपनी फोर्स को जैसे ही जरा सा भी बढ़ाया, मिसाल के तौर पे अगर आपने 10.1 न्यूटन की कर दिया, तो अब सामने से जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इस सरफेस की है वो 10 न्यूटन है। अब वो इससे ज्यादा नहीं आ सकती, तो अब फ्रिक्शन जब इससे ज्यादा नहीं आएगी तो क्या होगा कि फिर बॉडी चलना शुरू कर देगी। अब यहाँ पे 3 बातें हैं। वो 3 बातें क्या है, जब आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे या 8 न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे, तो सामने से फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन या 8 न्यूटन आ रही थी और बॉडी बिल्कुल आराम से रेस्ट की कंडीशन में थी। तो उस वक्त ये जो 5 न्यूटन या 8 न्यूटन की फ्रिक्शन अप्लाई हो रही थी और बॉडी रेस्ट की कंडीशन में थी, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और ये कहलाती है एफएस। तो क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रेस्ट की कंडीशन में है तो जो फ्रिक्शन अप्लाई होगी वो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब दूसरी कौन सी आएगी, अब आपने जब अपनी फोर्स को बढ़ा के कर दिया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी वहां से आ गई 10 न्यूटन। अब ये जो बॉडी की कंडीशन है, थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने सवाल किया था, तो मैंने कहा था थोड़ी देर में जवाब आ जाएगा। तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर जब फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स बिल्कुल इक्वल होगी तो क्या होगा। तो अब देखिए ये वो वाली कंडीशन आ गई कि आप जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो सामने से फ्रिक्शन भी मैक्सिमम उतनी आ चुकी है। तो ये जो बॉडी की कंडीशन है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग का मतलब है कि किसी बॉडी ने अभी चलना शुरू नहीं किया लेकिन ये बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो चुकी है। मतलब अब अगर आप फोर्स हल्की सी भी बढ़ा देंगे तो बॉडी चलना शुरू हो जाएगी। तो जब कोई बॉडी बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो चुकी हो कि बस अब बिल्कुल चलने वाली है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। तो पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होती है इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी मैं आपको नोट करा दूंगा, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन और इसको मेंशन करते हैं एफ मैक्स से। मैक्स से क्यों मेंशन करते हैं, इसलिए कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है। कि जैसे मैंने मिसाल दी कि भाई 10 न्यूटन आ सकती है, 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं आ सकती, तो मैक्सिमम आ गई। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती है। और
फिर जब आपने अपनी फोर्स को इससे बढ़ा दिया और बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया, अब सामने से तो फ्रिक्शन वही 10 न्यूटन आ रही है, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकती, लेकिन अब बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया। तो जब बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया तो उस वक्त जो भी फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और मजीद उसको काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ही जो दूसरे दो नाम हैं उनमें एक काइनेटिक फ्रिक्शन है और एक डायनेमिक फ्रिक्शन है, और उसको मेंशन करते हैं एफ के से। तो ये तीन जो है ना ये बेसिक काइंड होती है। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन आती है, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन आती है, और फिर जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आती है जिसका नाम जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन भी है। फिर इसके बाद एक चौथी काइंड होती है जिसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है कि देखें यहाँ पर तो ये हो रहा है कि ये जो बॉडी है ये इस सरफेस पे स्लाइड करती हुई जा रही है, लेकिन मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि भाई किसी गाड़ी का व्हील है, एक कार है उसका व्हील है, अब ये कार रोड पे जा रही है, तो जब ये गाड़ी आगे जाएगी तो व्हील क्या करेगा, व्हील रोड के ऊपर रोल होता हुआ जाएगा। तो उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई होगी उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, लेकिन अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे रोल होती हुई जा रही है, जैसे गाड़ियां रोड पे चलती हैं तो व्हील जो होता है वो रोड पर रोल होता है, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं और उसको मेंशन करते हैं एफ आर से। और याद रखिएगा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो हमेशा काइनेटिक से कम होती है। काइनेटिक से क्यों कम होती है, क्योंकि देखें जो स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन है उसमें कांटेक्ट एरिया बॉडी का काफी ज्यादा होता है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में आप देखेंगे बॉडी का जो कांटेक्ट एरिया सरफेस से वो काफी कम है। बाकी सारी ये जो सरफेस है ये तो एयर में है, ये हिस्सा बॉडी का सारा एयर में है, और जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट एरिया काफी कम है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा कम होती है क्योंकि उसमें कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है। इसीलिए जिस चीज को आसानी से मूव करना हो तो उसमें व्हील्स दे दिए जाते हैं। जैसे आप देखें जो हैवी किस्म के फर्नीचर्स होते हैं, अगर आपके घर में कोई हैवी फर्नीचर है, कोई भारी सा सोफा है या कोई ऐसी चीज है, तो फिर क्या होता है उसके बॉटम में व्हील्स लगा देते हैं ताकि आपने उसको खिसकाना है तो वो आसानी के साथ मूव कर सके। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको चार काइंड्स बताई हैं, फिर इसके बाद भी मैं आपको एक और बताऊंगा, लेकिन अभी पहले जो है ना आप ये चार काइंड्स देखें जो मैंने आपको बताई, ये यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किए हैं, इनको जरा आप पहले देख लें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखिए इन चार काइंड्स में क्या लिखा हुआ है जो मैंने आपको भी समझाया। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इट अप्लाइज ऑन अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। ठीक है, ये ऐसी बॉडी पर अप्लाई होगी जो रेस्ट में होगी, इसको एफ एस से मेंशन करिए। ठीक है, फिर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जिसको काइनेटिक या डायनामिक भी कहते हैं वो क्या होती है, इट अप्लाइज ऑन अ बॉडी विच इज स्लाइडिंग ओवर अ सरफेस। अगर कोई बॉडी सरफेस पे स्लाइड कर रही है तो फिर वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, उसको एफ के से मेंशन करते हैं। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैंने क्या बताया था, इट अप्लाइज ऑन अ बॉडी विच इज नॉट इन एक्चुअल मोशन बट जस्ट टेंड्स टू मूव, पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। यानी ये ऐसी बॉडी पर अप्लाई होती है जिसने अभी मूव करना शुरू नहीं किया बट जस्ट टेंड्स टू मूव का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल मूव करने वाली है, यानी कहाँ पे आ चुकी है, पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग पे आ चुकी है। ठीक है, इट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन गिवन बाय अ सरफेस, ये किसी भी सरफेस की मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, और मेंशन इसको किससे करते हैं, एफ मैक्स से मेंशन करते हैं। फिर मैंने आपको रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में क्या बताया कि इट अप्लाइज ऑन अ बॉडी विच इज रोलिंग ओवर अ सरफेस एंड डिनोटेड बाय एफ आर। ठीक है, ये ऐसी बॉडी पर अप्लाई होगी जो किसी सरफेस पे रोल कर रही है। इट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होगी ड्यू टू लेस कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन बॉडी एंड सरफेस, क्योंकि बॉडी और सरफेस के दरमियान कॉन्टेक्ट एरिया जो होगा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, हैवी फर्नीचर इज प्रोवाइडेड विद द व्हील्स एट द बॉटम इन ऑर्डर टू मूव इजीली। यानी मिसाल के तौर पे जो भारी फर्नीचर्स हैं तो उनको बॉटम में व्हील्स लगा के देते हैं ताकि उनको आसानी से मूव किया जा सके। ये चार मैंने आपको फ्रिक्शन की काइंड्स बताई हैं। फिर इसके बाद एक पांचवी काइंड भी होती है जो आगे आएगी, वो फ्लूइड फ्रिक्शन होगी, लेकिन वो मैं आपको कल बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि अभी जो है तकरीबन समझ लें 8 बजने में 10 मिनट रह गए और मगरिब का टाइम भी निकल रहा है, तो मैं आप लोगों को 4 से 5 मिनट दे रहा हूँ, तो आप लोग ये नोट कर लें, और यहाँ तक नोट करने के बाद फिर आज की क्लास जो जो नोट करता जाए वो लीव कर सकता है। यहाँ तक नोट करने के बाद आज की क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर जब मैं कल क्लास स्टार्ट करूंगा तो ये जो पांचवी गाइड है फ्लूइड फ्रिक्शन, यहाँ से मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें, और फिर नोट करने के बाद जो जो नोट करता जाए वो क्लास से लीव कर सकता है।
अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो मुझसे आप अभी पूछ लें, ठीक है जी। अच्छा, मुबशिर कह रहे हैं कि सर रोलिंग के दौरान फ्रिक्शन सरफेस और व्हील की दरमियान होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, रोलिंग के दरमियान जो फ्रिक्शन है, जब व्हील चलेगा सरफेस पे तो व्हील और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन होगी, क्योंकि बॉडी तो सरफेस से टच में नहीं होगी। ठीक है जी, तो आप लोग क्लियर है, मुझे बता दें। हाँ जी, क्लियर है आप लोग? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। क्लियर है बच्चे भाई? ठीक है, ठीक है, और लोग बताएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, इसको नोट करें, और फिर इसको नोट करने के बाद जो जो नोट करता जाए वो लीव करता जाए, मगरिब की नमाज पढ़ें, और फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये स्लाइड लगी हुई है अभी।